गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम जो पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास का पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया में 5th लेसन से जो सेकंड पार्ट है वो आज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन। आज हम 4th जनरल इलेक्शंस 1967 के बारे में बात करेंगे, जिसमें The year 1967 is considered a landmark year in India's political and electoral history. In Chapter 2, you read about how the Congress Party was the dominant political force throughout the country from 1952 onwards. This trend was to undergo significant changes with the 1967 elections. 4th जनरल इलेक्शंस 1967 चौथा आम चुनाव है जो 1967 में हुआ था। भारत के राजनीतिक और जो चुनावी इतिहास में जो 1967 का जो साल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। आप जो सेकंड लेसन में इस बात को पढ़ चुके हैं कि 1952 में 1952 में उसके बाद से जो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम हो गया था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति में और गहरा बदलाव आया। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस, चुनाव के संदर्भ के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। इन द ईयर लीडिंग अप टू 4th जनरल इलेक्शंस द कंट्री विटनेस्ड मेजर चेंजेस। चौथे जो आम चुनाव है उनके चुनाव के बाद आने तक जो देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। द कंट्री विटनेस्ड मेजर चेंजेस, देश ने बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव देखे थे। 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैड डाइड इन क्विक सक्सेशन, 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई थी। और एंड द न्यू प्राइम मिनिस्टर हु वाज बीइंग सीन एज द पॉलिटिकल नोवाइस हैड बीन इन ऑफिस फॉर लेस देन ए ईयर। और जो नए प्रधानमंत्री बने थे, जो बिल्कुल नए प्रधानमंत्री थे, उनको राजनीतिक अनुभव नहीं था। ऑब्वियसली इंदिरा गांधी जी को, और उनको देश की राजनीति में एक जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, उनकी सक्रिय भूमिका थी, उसको केवल 1 ही वर्ष में हो पाया था। यू विल रिकॉल फ्रॉम द डिस्कशन इन चैप्टर 3 एंड इन द प्रीवियस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट द पीरियड वॉज फ्रॉट with grave economic crisis resulting from successive failure of monsoon, widespread drought। तो अब प्रधानमंत्री जो थे वहाँ पे अनुभवी प्रधानमंत्री नहीं थे, कम अनुभव के प्रधानमंत्री थे। और जो पूर्ववर्ती जो प्रधानमंत्री थे वो काफ़ी अच्छे थे। अब ये बात आपको तीसरे अध्याय में बात आप जान चुके, आपको पता भी लगा है कि देश में एक बहुत ही गंभीर संकट आया था, और वो संकट था मानसून की असफलता। बहुत सूखा पड़ा था, बहुत विस्तृत तौर पर सूखा पड़ा था। डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो खेती थी, खेती बाड़ी में बहुत सारी गिरावट आई थी, खेती की पैदावार में गिरावट आई थी। Drop in the industrial production and exports combined with a sharp rise in military expenditure and diversion of resources from planning and economic development. One of the first decisions of the Indira Gandhi government was to devaluate the Indian rupee under what was seen be pressure from the US. Earlier, $1 could be purchased for less than 5 rupees. After devaluation, it's cost more than 7 rupees. तो न केवल व्यापक सूखा पड़ा था और खेती बाड़ी की पैदावार में ही कमी आई थी, बल्कि वहाँ पे बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार में उसमें भी कमी आई थी। औद्योगिक उत्पादन वो कम हुआ था, निर्यात में गिरावट आई थी, और जो सैन्य खर्चे हैं वो बहुत भारी
बढ़ गए थे हमारे, बड़ी दिक्कतें आई थी। द इंडियन रुपी अंडर व्हाट वाज सीन टू प्रेशर फ्रॉम यूएस। और जो भारत का एक कहते हैं उस समय रुपया था, उसमें भी रुपए के मूल्य में भी कमी आई थी, गिरावट आई थी। ये इंदिरा गांधी जी ने उस समय आर्थिक स्थिति जो विकट थी देश की, इन बातों से जो शुरुआती फैसला लिया था इंदिरा गांधी की सरकार ने। और वो ऐसा कहा गया था कि ये जो रुपए का मूल्य गिरा अमेरिका के दबाव में ही गिरा है। पहले के वक्त में जो एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो बढ़कर 5 रुपये हो गई थी। द इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड ऑफ प्राइस राइज। People started protesting against the increase in prices of essential commodities, food scarcity, growing unemployment, and the overall economic condition in the country. Bandhas and hartalas were called frequently across the country. The government saw the protest as a law and other problem and not as expressions of people's problems. This further increased public bitterness and reinforced popular uninterest. तो वहाँ पे जो आर्थिक विकास है उनमें भी दिक्कतें आई। आर्थिक स्थिति की जो विकटता है उसके कारण कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, वस्तुएं महंगी हो गई। लोग जो ज़रूरी वस्तुएं थी उनकी कीमतों में वृद्धि, और जो खाद्यान्न थी उनमें कमी होना, बढ़ती हुई बेरोजगारी होना, देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध कर रहे थे सभी लोग, वो विरोध पर उतर आए थे। देश में अक्सर जो बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी थी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराज़गी बढ़ी और जनविरोध में जो ज़्यादा है, जनविरोध वह उग्र रूप उसने धारण कर लिया। इसके साथ ही वहाँ पे द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वलिटी। यू विल रीड in the next chapter about how a group of communists who separated from the Communist Party of the India Marxist to form the Communist Party of India Marxist-Leninist, led armed agrarian struggles and organized peasant agitations. This period also witnessed some of the rawest Hindu-Muslim riots since independence. तो वहाँ पे साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी हैं। वहाँ पे व्यापक समानता के लिए उनमें बीच में संघर्ष छिड़ गया। आप अगले अध्याय में देखेंगे आने वाले चैप्टर में कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए थे, उन साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया, एक सशस्त्र कृषक विद्रोह। और साथ ही पार्टी ने किसानों के बीच में विरोध को संगठित किया। इस समय के दौरान बहुत सारे गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे हुए और कहा जाता है कि ये जो दंगे थे आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे गंभीर दंगे थे। इनसे ज़्यादा वो दंगे अभी तक नहीं हुए थे। Non-Congressism. This situation could not have remained isolated from party politics in the country. Opposition parties were in the forefront of organizing public protest and pressurizing the government. Parties opposed to the Congress realized that the division of their votes kept the Congress in power. Thus, parties that were entirely different and desperate in their programs and ideology got together to form anti-Congress fronts in some states
and entered into electoral adjustment of sharing seats in others. They felt that the inexperience of Indira Gandhi and the internal factionism with the Congress provided them an opportunity to topple the Congress. तो गैर कांग्रेस में जहाँ तक बात है, ये सारी की सारी जो स्थिति थी देश की दलगत राजनीति से प्रेरित थी और दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल थे जिन्होंने जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव भी डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोट बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन हुई है। अब उनको अपने वोट इकट्ठे करने थे, तो जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल अब एकजुट हो गए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेसी विरोधी मोर्चा बनाया और जो अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल था वो किया। इन दोनों को पता था कि इंदिरा गांधी है जो अनुभवहीन नेता है और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक को भी वो अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर है वो जो उनके हाथ लग चुका है। The socialist leader Ram Manohar Lohia gave this strategy the name of non-congressism. He also produced a theoretical argument in its defense. राम मनोहर लोहिया तो उन्होंने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया और उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में कुछ तर्क भी दिए जो सैद्धांतिक तथ्य थे और कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक था। और उन्होंने जो कहा कांग्रेस रूल वाज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, और वो जो साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके हितों के विरुद्ध है। Therefore, the coming together of the non-Congress party was necessary for reclaiming democracy for the people. इसीलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना वो ज़रूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। इलेक्टोरल वर्डिक्ट, चुनाव का जनादेश। It was in this context of heightened popular discontent and the polarization of political forces that the fourth general elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies were held in February 1967. The Congress was facing the electorate for the first time without Nehru. तो यहाँ पे व्यापक लोगों के बीच में जो जन असंतोष कह सकते हैं वो फैला हुआ था। राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण हो चुका था। इस माहौल में लोकसभा और राज्यसभा के लिए 1967 के जो फरवरी महीने में चौथे आम चुनाव हुए। यहाँ पे जो ये चुनाव थे ये बिना नेहरू के सामना कर रहा था जो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। The results jolted the Congress at both the national and the state levels. Many contemporary political observations described the election results as a political earthquake. The Congress did manage to get a majority in the Lok Sabha, but with its lowest tally of seats and share of votes since 1952, half the ministers of Indira Gandhi cabinet were defeated.
चुनाव के परिणाम में इनसे कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर बहुत धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक लोग थे जो उनके चुनाव परिणामों को जो बहुत सारे राजनीति के बारे में जानकार थे, उन्होंने इन परिणामों को, इन जो इलेक्शंस के जो नतीजे थे उनको राजनीतिक भूकंप के नाम दिया, कि उनकी संज्ञा दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उसको प्राप्त जितने भी मतों का प्रतिशत था और सीटों की संख्या थी उसमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिली थी। अब से पहले जो कांग्रेस ने कभी इतने कम वोट नहीं मिले थे और न ही इतनी कम सीटें। इंदिरा गांधी के बड़े बड़े दिग्गज जो मंत्रिमंडल में नेता थे, वो मंत्री थे, वो चुनाव हार चुके थे। द पॉलिटिकल स्टलवार्ट्स हु लॉस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज incalculated Kamraj in Tamil Nadu, S.K. Patil in Maharashtra, Atulya Ghosh in West Bengal and K.B. Sai in Bihar। और इन दिग्गज नेताओं में जो तमिलनाडु से थे कामराज, महाराष्ट्र से S.K. पाटिल और पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष थे, बिहार के थे K.B. साय। ये सारे के सारे राजनीतिक दिग्गज हैं, इनको अपने मुंह की खानी पड़ी थी, ये चुनाव हार गए थे। The dramatic nature of the political change would be more apparent to you at the state level. The Congress lost majority in many as 7 states. In 2 other states, defections prevented it from forming a government. These 9 states were the Congress lost powers were spread across the country: Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Odisha, Madras and Kerala। तो राजनीतिक दबाव की ये जो एक नाटकीय स्थिति थी, आपको राज्यों में और ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट नज़र आ जाएगी। क्या हुआ कि कांग्रेस को जो 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला था, 2 अन्य अलग राज्य थे, राज्यों में दल बदल के कारण है जो पार्टी है वो सरकार नहीं बना सकी, और जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी वे देश के किसी एक भाग में कायम नहीं रह पाए थे। ये जो राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे, कांग्रेस जो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मद्रास और केरल में सरकार ही नहीं बना पाई थी। ये उस समय बड़ी गंभीरता से जो कांग्रेस ने हार का सामना करना पड़ा था। इन मद्रास स्टेट नाउ कॉल्ड तमिलनाडु ए रीजनल पार्टी द देवेंद्र मुनेत्रा, ये जो पार्टी थी द्रविड़ मुनेत्र कषणम जो डीएमके पार्टी थी, केम टू पावर बाय सिक्योरिंग ए क्लियर मेजोरिटी। तो मद्रास राज्य में, जिसको आजकल तमिलनाडु भी कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी थी द्रविड़ मुनेत्र कषणम। ये पार्टी पूर्ण बहुमत से अपना सत्ता प्राप्त करने में वहाँ पे कामयाब रही। The DMK won power after having led a massive anti-Hindu agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindu as the official language। मद्रास प्रांत में क्या हुआ कि यहाँ के छात्र थे, हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे कि हिंदी हमारे ऊपर राष्ट्रभाषा न बनाई जाए, हम राजभाषा न बनाई जाए। और डीएमके ने इसके विरोध में, इस विरोध को नेतृत्व दिया था। This was the first time any non-Congress party had secured a majority of its own in any state. In the other 8 states,
coalition government consisting of different non-Congress parties were formed. A popular saying was that one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress-ruled state. It was a strange feeling for those who were used to seeing the Congress in power. So was the domination of the Congress was over. अब चुनावी इतिहास में ये पहली घटना थी कि किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में जो पूर्ण बहुमत मिला था, अन्य जो 8 राज्य हैं उन 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उसमें आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्ताहीन देखने के लिए अब तक ऐसे नहीं थे और उनके लिए एक विचित्र अनुभव था। तो क्या ऐसा मान लें कि कांग्रेस का दबदबा अब खत्म हो गया था? क्या कहें इसके लिए? कोलिशंस यानी गठबंधन। द इलेक्शंस ऑफ 1967 brought into picture the phenomena of coalitions. Since no single party had got majority, various non-Congress parties came together to form joint legislative party called Samyukti Vidhayak Dal in Hindi that supported not Congress government. 1967 यानी 1967 के जो चुनाव थे, चुनाव में गठबंधन की एक घटना सामने आई। एक घटना हुई, हालांकि क्या था कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक जो गैर कांग्रेस पार्टियां थी ये एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाए इन्होंने और गैर कांग्रेस सरकारों को समर्थन किया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में इसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में जो एक सरकार बनी थी, that is why the government came into be described as SVD governments. In most of these cases, the coalition partners were ideologically incongruent. The SVD government in Bihar, for the instance, included the two socialist party SSP and PSP, along with the CPI of the left and Janasangh on the right. तो बिहार में जो बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां SSP और SSP शामिल थी। इसके साथ ही इस सरकार में वामपंथी CPI और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। इन पंजाब इट वॉज कॉल्ड द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट एंड comprised the 2 rival Kali parties at that time, Sant group and the Master group, with both the communist parties, the CPI and the CPIM, the SSP and the Republican Party and the भारतीय जनता संघ। तो पंजाब में जो बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें उस वक्त के 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल थे, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप दोनों शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल CPI और CPIM, SSP और रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल हो गए थे। डिफेक्शन यानी कि दल बदल, देखिए यहाँ पे दल बदल की यहाँ पे परंपरा सुई क्या थी ये। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द पॉलिटिक्स आफ्टर द 1967 election was the role played by defections in making the undertaking of governments in the state. Defection means an elected representative leaves the party on whose symbol he/she was elected and joins another party. After the 1967 general election, the Brickway Congress legislature played an important role in installing non-Congress government in 3 states, Haryana, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The constant realignments
and shifting political loyalties in this period gave rise to expression आया राम गया राम। तो दल बदल की नीति यहाँ पे आई, जो बड़ी गंदी नीति थी। दल बदल बहुत बुरा था, क्योंकि कोई भी जनता जो वोट देती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आइकन को वोट देती है। मान लीजिए आपने भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर वोट दिया, वो कांग्रेस भी चला गया हाथ के निशान पे। तो कई बार क्या है कि हम देश हित को सर्वोपरि मानते हैं, हम क्षेत्रीय हित को नहीं, और इसी तरीके से हम वोट डालते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं कि वो एक पार्टी के चुनाव चिन्ह का, इस पार्टी की छवि का फ़ायदा लेकर चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि कैंडिडेट के अंदर इतनी सबलता नहीं होती कि वो जीत जाए, लेकिन पार्टी को देखते हुए जो जनता है वो किसी अमुक व्यक्ति को मत दे देती है। लेकिन ये पार्टी की गलती होती है कि वो बिना वहाँ के लोगों की राय जाने किसी कैंडिडेट को खड़ा करती है। तो ऐसा खड़ा करने एक व्यक्ति के लिए हम ध्यान नहीं देंगे इस चीज़ के लिए, बल्कि एक पार्टी के लिए एक व्यक्ति को भी अपना बलिदान देना चाहिए, किसी कैंडिडेट को भी, वो भी अपने पद के लिए तो करना चाहिए और पार्टी को भी जिताना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। पता सभी समझते हैं इन चीज़ों को, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं आप। तो चलिए, तो क्या हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई 1967 के चुनाव में, और ये खास बात थी कि दल बदल की नीति थी। इससे राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल से चुनाव चिन्हों को लेकर चुनाव लड़े और जीत गए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो गए, तो इसे दल बदल कहते हैं। 1967 में 1967 में जो आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों में ने 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेस सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई थी। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जो जुमला है वो मशहूर हुआ था। और ये घटना क्या है कि ये घटना है यहाँ पर, The expression "Aya Ram Gaya Ram" became popular in the political vocabulary in India to describe the practice of frequent floor crossing by legislatures. Literally translated, the terms meant Ram came and Ram went. The expression originated in the amazing feat of floor crossing achieved by Gaya Lal, an MLA in Haryana in 1967. He changed his party thrice in a fortnight. From Congress to United Front, back to Congress, and then within 9 hours to United Front again. It is said that when Gaya Lal declared intention to quit the United Front and join the Congress leader Rai Bajendra Singh brought him to Chandigarh press and declared Gaya Ram was now Aya Ram. Gaya Lal feat was immortalized in the phrase Aya Ram, Gaya Ram, which became the subject of numerous jokes and cartoons. Later, the constitution was amended to prevent deflections. विधायकों की एक खरीद फरोख्त होती है। खरीद फरोख्त के तहत किसी पार्टी के विधायक है वो खरीद लिए जाते हैं, वो पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो तुरंत फुर्त पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की ये घटना है भारत की राजनीति में। इस घटना के लिए एक नया शब्दकोश में एक शब्द आया, इसका नाम आया राम गया राम है। ये जुमला भी बन गया, और इस जुमले की जो प्रसिद्ध है, कैसे प्रसिद्ध हुई, घटना के साथ हुई। 1967 के चुनाव में हरियाणा में एक विधायक थे जिसका नाम गया लाल था, और उनकी राजनीतिक निष्ठा बदलने का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित उन्होंने कर लिया। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफ़ा अपनी पार्टी बदली। पहले वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस से लौटे, और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटों के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में फिर चले गए। कहा जाता है कि जब गया लाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की थी, तो गया लाल की इस हड़बड़ी को जो मंशा जाहिर की थी, तो इस हड़बड़ी को उन्होंने, उनकी जो गया राम और आया राम है वो कहा जाता है। क्योंकि कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ में एक
घोषणा कर दी कि ये कौन है, ये आए राम और गया राम है। तो इस जुमले को हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया और उनकी इस अड़बड़ी को लेकर बड़े बड़े चुटकुले कार्टून बने। बाद में समय में बदलाव आते हुए क्या हुआ कि दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन को कर दिया गया। तो आज का चैप्टर आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स इतना काफ़ी है। स्पिल्ट इन कांग्रेस है, ये हम कल को करेंगे। इससे पहले थोड़ा बहुत अगर हमारा कुछ छूटा है प्यारे बच्चों तो एक बार उसको देख लेते हैं, वो छूटा हुआ क्या है। कुछ ये देख लेना, ये कार्टून है व्हाट इज़ सो यूजुअल इन हंग असेंबलीज, ये देख लेना, कोई ऐसा खास नहीं, एक बार पढ़ के बुक से आप पढ़ सकते हैं, कोई खास नहीं है इनमें। अगर होता तो मैं बिल्कुल निश्चिंत आपको करवाता। ये देख लेना, इसमें ये सभी ये स्टेट्स देख लेना। फिर ये राम मनोहर लोहिया के बारे में कोई खास नहीं है यहाँ पे, आप देख लेना बस बुक से, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको समझाने के लिए हो। कोई अगर समझाने वाली बात होती तो मैं निसंकोच आपको करवाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक स्टोरी है इलेक्शन इन राजस्थान विलेज, ये छोटी सी एक घटना है, इसको आप बुक से पढ़ लेना, कोई इतना इसमें खास नहीं है। ये पूरी जो स्टोरी है यहाँ से यहाँ तक, इसमें अगर कोई समझाने वाली बात होती तो मैं समझाता। तो आज के लिए काफ़ी है मेरे प्यारे बच्चों, इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपके बिल्कुल पूरा समझ में आ रहा है, और अगर कोई दिक्कत है तो बेटा मुझे लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे नंबर पे सेंड कर दें। कई बार कॉल नहीं रिसीव होती तो कोई बात नहीं, आप हैं व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर डाल दें ताकि मुझे पता लगता रहे। और साथ ही बेटा आप अपनी नोटबुक्स हैं वो PDF बना के क्वेश्चन आंसर वो चेक करने के लिए भेजें। यही एक तरीका है, इसी के माध्यम से पढ़ाई चलेगी। और कभी भी ये मत सोचना कि आप फेल नहीं होंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, ये आपने बोर्ड रिजल्ट से भी देख लिया होगा। और जिस बच्चे ने पढ़ना है, मेरिट लेनी है, कम नंबर हैं या जो भी कुछ है, वो आप अपनी मेहनत खुद के आप डिसाइड करेंगे। आप बच्चे नहीं हो, आप मैच्योर हो चुके हो, बड़े हो चुके हो, आपको अपने भलाई बुराई के बारे में सब पता है। तो आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ ही आज का लिए इतना ही। कल को हम करेंगे स्पिल्ट इन द कांग्रेस, कांग्रेस में विभाजन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।